एक वक्त था जब गल्फ के शेखडम्स को हर तरफ से दुश्मनों ने घेरा हुआ था। मैरीटाइम अटैक्स, लैंड इन्वेजन्स और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इस सिचुएशन में गल्फ के रूलर्स को एक पावरफुल दोस्त की जरूरत थी जो उन्हें और उनकी शेखडम को प्रोटेक्ट कर सके। और दूसरी तरफ थे ब्रिटिशर्स जो यूरोप से एशिया या तो इस रास्ते से जाते थे या इस रास्ते से। मतलब गल्फ या मिडल ईस्ट उनके लिए दरवाजा था यूरोप का। ब्रिटिशर्स के सामने जो सबसे पहला चैलेंज था वो था ये ट्रेड रूट। और दूसरी तरफ ये भी डर था कि रशिया या फ्रांस भारत में उनके बनाए हुए कॉलोनीज पर हमला न कर दे। गल्फ के शेखडम को कोई ऐसा चाहिए था जिसके पास स्ट्रॉन्ग नेवल कैपेबिलिटीज हो, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री हो और वहाँ के छोटे ट्राइबल रूलर्स को मजबूत शेखडम से प्रोटेक्ट कर सके। और वहीं ब्रिटिशर्स को चाहिए था एक सेफ एंड सिक्योर ट्रेड रूट जिससे आसानी से यूरोप और एशिया में ट्रेड हो सके। गल्फ शेखडम के रूलर्स की और ब्रिटिशर्स की जरूरत पूरी होती है एक समझौते से जिसका नाम रखा गया पैक्स ब्रिटानिका। कुवैत, बहरीन, कतर और ट्रूशेल स्टेट्स जिनको आज हम यूएई के नाम से जानते हैं, उनके पास ये कैपेबिलिटी ही नहीं थी कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएं। इसलिए जो बड़े और इनसे स्ट्रॉन्ग शेखडम थे जैसे ऑटोमन्स, पर्शियंस, सऊदीज और ओमानीज, इनसे प्रोटेक्शन मांगने के अलावा इन छोटे रूलर्स के पास और कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं था। और इस प्रोटेक्शन की कॉस्ट थी इन छोटे शेखडम्स की आज़ादी। जो कमज़ोर रूलर्स होते थे वो स्ट्रॉन्ग रूलर्स को प्रोटेक्शन के बदले एक ट्रिब्यूट पेश करते थे जिसको अपनी भाषा में बोलते थे खुआ, मतलब ब्रदरहुड फी। इस पूरे प्रोसेस में जहां एक वीक रूलर दूसरे स्ट्रॉन्ग रूलर से प्रोटेक्शन मांगता था, उस प्रोसेस को बोलते थे ढकला और जाबना। धीरे धीरे इस प्रोसेस से पूरे गल्फ रीजन को कुछ फैमिलीज ही रूल करने लगी और सारे वीक रूलर्स अपने ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज करके वो रूलिंग फैमिलीज के अंडर अपना शेखडम सरेंडर कर दिया। और फिर एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की। Up to mighty London came an Irish lad one day. All the streets were paved with gold, so everyone was gay. 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स एशिया को कॉलोनाइज करने में लगे हुए थे और उनका हेडक्वार्टर था इंडिया, द ग्रेट इंडियन ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिशर्स को एक सेफ, सिक्योर और छोटे ट्रेड रूट की जरूरत थी और गल्फ के वीक रूलर्स को एक प्रोटेक्टर की जरूरत थी जो उनके शेखडम को प्रोटेक्ट कर सके, जिससे उनका राज वहां बना रह सके। 1820s आते आते ब्रिटिश एम्पायर एक स्ट्रॉन्ग नेवल मिलिट्री पावर बन चुका था। अपनी गनबोट डिप्लोमेसी का यूज करके कोस्टल रीजन के सारे रूलर्स को ऑलरेडी इन्फ्लुएंस करना शुरू कर चुका था। गनबोट डिप्लोमेसी एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी जिससे ब्रिटिशर्स अपने स्ट्रॉन्ग नेवल पावर की वजह से अपने कॉम्पिटिटर्स को चैलेंज करते थे, उनसे नेगोशिएशंस करते थे और उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते थे। गल्फ रीजन के जो वीक रूलर्स थे, खासकर ये ट्रूशल स्टेट्स के रूलर्स, उनके और ब्रिटिशर्स के बीच एक डील साइन हुई जिसका नाम था मैरीटाइम ट्रूस। 19th सेंचुरी के पहले गल्फ रीजन में ब्रिटिशर्स के सिर्फ 3 बड़े इंटरेस्ट थे। पहला, बॉम्बे और बरसा के बीच का ये शिपिंग लेन जो इंडिया और यूरोप को कनेक्ट करे वाया एलेपो। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी का इकोनॉमिक या ट्रेड रिलेशन इराक, ईरान और ओमान के साथ। तीसरा, उन सभी ब्रिटिश शिप्स के प्रोटेक्शन जो इन सारे रीजन में ऑपरेट करते थे। लेकिन 1797 के बाद बहुत कुछ बदल गया। ब्रिटिश शिप्स पे अरब अटैक करने लगे, पायरेसी और लूट के इंसिडेंट्स बढ़ गए, सी रूट से टैक्स कलेक्शन होने लगा। जो लैंड रूट्स थे जिसपे ईस्ट इंडिया कंपनी ईरान, इराक के साथ ट्रेड करने में यूज करती थी, उसमें भी लूट शुरू हो गई। जो इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर था उसको ये सारी एक्टिविटीज किसी एक्सटॉर्शन या पायरेसी से कम नहीं लग रही थी और उनको इन सारी एक्टिविटीज के पीछे शारजा की रूलिंग फैमिली रसल खैमा के इन्वॉल्व होने का शक था। अब इन सभी रेड्स और पायरेसी को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने शारजा के पोर्ट्स पे अपने नेवल फोर्सेस को भेजा और फाइनली 1820s में यूएई के सभी रूलर्स के साथ एक एंटी पायरेसी ट्रीटी साइन हुई और यहीं से कॉलोनियल पावर की एंट्री गल्फ रीजन में भी हो जाती है। धीरे धीरे ये ट्रीटी एक्सटेंड होती गई और छोटे छोटे और रूलर्स इस ट्रीटी से जुड़ते गए और ब्रिटिशर्स ने स्पेशली नेगोशिएशंस के लिए अपने एजेंट्स भी गल्फ रीजन और उनके आसपास के देशों में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया था। कुवैत से ईरान तक सभी देशों में ब्रिटिशर्स की प्रेजेंस बढ़ गई। ब्रिटिशर्स ने बकायदा एक नेवल फ्लीट डिप्लॉय की वहां गल्फ रीजन में पायरेसी रोकने के लिए। ब्रिटिशर्स को एक सेफ ट्रेड रूट मिल गया और गल्फ के रूलर्स को प्रोटेक्शन,
वहां के रूलर्स को ये डील इतनी पसंद आई कि वो ब्रिटिशर्स को प्रोटेक्शन मनी तक देने लगे। वो लोग ब्रिटिशर्स को रिक्वेस्ट करने लगे कि ब्रिटिशर्स उनके परमानेंट प्रोटेक्टिव बन जाएं। इनिशियली ब्रिटिशर्स को थोड़ी हेजिटेशन थी उनके इस रिक्वेस्ट को मानने में। ब्रिटिशर्स को ये डर था कि उनके ट्रेड पे इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है, उनके खर्चे बढ़ सकते हैं, बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट से उस रीजन में और किसी देश से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। लेकिन जब उन्हें प्रोटेक्शन मनी मिलने लगी, गल्फ रीजन के इंटरनल मैटर्स को डिसाइड करने की छूट मिल गई, गल्फ रूलर्स के फॉरेन अफेयर्स पे उनका कंट्रोल हो गया, तब उन्होंने एक ट्रीटी साइन की जिसको नाम दिया पैक्स ब्रिटानिका। इसका मतलब है ब्रिटेन पीस एस्टैब्लिश करेगा गल्फ रीजन में। और धीरे धीरे ब्रिटिश एम्पायर यहाँ भी अपने पांव जमा लेता है। दूसरे तरफ गल्फ रीजन में अपने घटते इन्फ्लुएंस को देखकर ऑटोमन एम्पायर ब्रिटेन के खिलाफ 1914 में वॉर डिक्लेयर कर देता है। Britain and her empire will unite to fight a world war. और यहीं से गल्फ रीजन की पॉलिटिक्स पूरी तरह बदल गई। पिछले 100 सालों में ब्रिटिशर्स के बीच इंटरेस्ट गल्फ रीजन में बढ़ गए थे क्योंकि वहां तेल की डिस्कवरी हो गई थी। 1908 ईरान में, 1932 बहरीन में, 1938 कुवैत में, 1940 कतर में, 1958 अबू धाबी और 1964 ओमान। ब्रिटेन ने इन देशों में ऑयल कंपनीज एस्टैब्लिश की और ऑयल ट्रेडिंग भी शुरू कर दी थी। मिडिल ईस्ट में ऑयल डिस्कवरी के बाद ब्रिटिशर्स के अलावा रशियंस का भी इंटरेस्ट इस रीजन में बढ़ने लगा। यही रीजन था कि ब्रिटिशर्स 1947 के बाद इंडिया छोड़ के तो चले गए, लेकिन मिडिल ईस्ट को नहीं छोड़ा। इंडिया से ऑफिस लंदन शिफ्ट कर दिया, लेकिन वहां से हटे नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मिडिल ईस्ट कोल्ड वॉर का एपिसेंटर बन गया। कम्युनिज्म, रेडिकल इस्लाम और अरब नेशनलिज्म एक साथ अमेरिका और ब्रिटेन के पावर को चैलेंज करने लगे और उसी बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने अरब देशों के बीच इजराइल को लाकर खड़ा कर दिया। इससे उनकी रेपुटेशन मिडिल ईस्ट में और खराब हो गई और फिर एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल शुरू हुआ जो टाइम के साथ काफी कॉम्प्लेक्स होता चला गया। कभी इजराइल के खिलाफ सारे अरब कंट्रीज ने वॉर डिक्लेयर कर दिया, कभी ईरान और इराक में लड़ाई हो गई, कभी अमेरिका ने वहां का रिजीम चेंज किया तो कभी रशिया ने। मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से एक बैटल ग्राउंड बन चुका था जहां के लीडर्स अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। कुछ लड़ रहे थे अमेरिका या ब्रिटेन की तरफ से और कुछ लड़ रहे हैं चाइना और रशिया की वजह से, और सफर कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के लोग।